देश विदेश चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं सतीश चंद। इस अंक में मैं बात करूंगा नेहरू के महिला मित्रों के साथ संबंधों के बारे में। उनके व्यक्तिगत जीवन में इतनी रुचि रखने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, लेकिन ये देखना उचित होगा कि इन रिश्तों की क्या देश ने भी कीमत चुकाई थी। नेहरू के महिला मित्रों के साथ रिश्तों के किस्से काफ़ी मशहूर रहे हैं। पत्नी कमला नेहरू की मृत्यु के बाद नेहरू अकेले रह गए थे, लेकिन उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हुए और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो अपने आप को रोक नहीं पाए। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनके जीवन में मुख्य रूप से 4 महिलाएं काफ़ी चर्चित रही हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है पद्मजा नायडू का। पद्मजा नायडू स्वतंत्रता सेनानी और बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही सरोजिनी नायडू की पुत्री थी। नेहरू का और पद्मजा नायडू का रोमांस काफ़ी दिनों तक चला। नेहरू उनको नियमित तौर पर पत्र लिखा करते थे और वो सभी पत्र प्रधानमंत्री संग्रहालय में इस समय उपलब्ध हैं। नेहरू इन पत्रों में पद्मजा को बेब कहकर बुलाते थे और इन पत्रों से उनके रिश्ते की गहराई भी झलकती है। कहा तो ये भी जाता है कि अधेड़ उम्र में वो पद्मजा के साथ दूसरी शादी करने को तैयार थे, लेकिन इंदिरा गांधी के बीच में आने पर यह शादी नहीं हो पाई। पद्मजा नायडू नियमित तौर पर 3 मूर्ति में नेहरू के कमरे के बगल वाले कमरे में रुकती थी। बाद में पद्मजा नायडू के साथ संबंधों का उन्होंने मूल्य चुकाया, उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाकर। अब बात करते हैं दूसरी स्त्री की। दूसरी स्त्री जो उनके जीवन में आई थी वह थी मृदुला साराभाई। मृदुला साराभाई विख्यात वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बहन थी। वह लड़कों की तरह से बाल रखती थी और लड़कों की तरह से पठानी सूट पहनकर रहती थी। नेहरू और उनके संबंधों के बारे में गांधी जी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी ने एक लेख में लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू और मृदुला के संबंधों में कोमलता थी। उस समय सबको ये बात मालूम थी कि जवाहरलाल नेहरू ने मृदुला के साथ अपने रिश्तों का प्रयोग अपने विरोधियों, खासकर सरदार पटेल के विरुद्ध गांधी के कान भरने में खूब किया था। इसके अलावा एक बार मृदुला ने सरदार पटेल के खिलाफ नेहरू के घर पर रहकर उनको गृह मंत्री के पद से हटाने के लिए आंदोलन भी चलाया था। अब तीसरी स्त्री जो इसके साथ नेहरू के रिश्ते ज़्यादा मशहूर हुए थे वह थी भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन की पत्नी एडविना। ये रोमांस अधिक चर्चित हुआ और ये संबंध भारत की स्वतंत्रता के पहले और बाद के घटनाक्रमों को बहुत प्रभावित करने के कारण भी बने। 1960 में एडविना की मृत्यु हो गई और उसके बाद चौथी स्त्री जो नेहरू के जीवन में आई थी वह थी अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की पत्नी जैकलिन कैनेडी। इसका उल्लेख उनके अमेरिका दौरे पर कुछ पत्रकारों द्वारा मिलता है। JFK इज फॉरगॉटन क्राइसिस, तिब्बत, द CIA एंड द सिनो इंडियन वॉर। इसके लेखक ब्रूस रिडेल ने लिखा, मुझे लगता है कि नेहरू प्रथम महिला JF कैनेडी की पत्नी के प्रेम में डूब गए थे। उन्होंने अपने बाकी के पूरे जीवन काल में अपने सिराने उनकी एक तस्वीर रखी। अब यह, जैसा कि आप सभी जानते हैं, थोड़ा असामान्य है और मैं इसकी अधिक गहराई में नहीं जाना चाहता, तथा यह इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे इस मामले में प्रथम महिला ने एक ऐसी भूमिका निभाई जो मेरे ख्याल से अमेरिकी कूटनीति के लिए बेहद असामान्य है। उन्होंने आगे लिखा, जवाहरलाल नेहरू की पहचान कई मौक़ों पर प्रेम में पागल होने की रही है। एडविना माउंटबेटन के साथ उनका कथित संबंध बहुत अधिक चर्चा और अटकलों का विषय रहा है और ये बात याद रखी जानी चाहिए कि जैकलिन कैनेडी नेहरू से 40 साल छोटी थी। ब्रूस रिडेल ब्रुकिंग्स इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट में एक वरिष्ठ फेलो हैं और तब वे निदेशक के पद पर कार्यरत थे जब उन्होंने जैकलिन कैनेडी के प्रति नेहरू की आसक्ति का खुलासा किया था। ब्रूस रिडेल उसी पुस्तक में कैनेडी की सन 1946 की पुरानी यात्रा के बारे में भी लिखते हैं। जब कैनेडी भारत का दौरा कर रहे थे 1946 में, तब नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी अगवानी करने के लिए राजी कर लिया। जैसा कि जैकी कैनेडी ने बाद में याद दिलाया, दूतावास के कर्मचारियों ने कैनेडी को बताया, नेहरू जब आपसे उकता जाते हैं तो वे अपनी उंगलियों को आपस में थपकाते हुए छत की ओर देखने लगते हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ 10 मिनट तक कैनेडी के साथ रहने के बाद नेहरू ने अपनी उंगलियों को बजाना प्रारंभ कर दिया। यह उस रिश्ते की एक बेहद अशुभ शुरुआत थी। एक और हवाले से नेहरू की दिलचस्पी JFK की 27 वर्षीय बहन पेट कैनेडी में अधिक थी, ना कि जैक या बॉबी में। सन 1961 की नेहरू की अमेरिकी यात्रा के विषय में
स्टैनली वॉलपॉट ने लिखा, इतनी लंबी उड़ान ने नेहरू को थका दिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने जैकी कैनेडी को देखा, उनकी आंखों में एक चमक आ गई और वह तथा उनकी छोटी बहन की आगामी भारत यात्रा को लेकर वो अत्यधिक उत्साहित थे। उन्होंने दोनों को अपने घर में ठहरने का न्योता दिया, वह भी उसी स्वीट में जो हमेशा एडवीना के पास रहता था। लेकिन कैनेडी ने नेहरू को अपनी वार्ताओं के दौरान बेहद उदासीन पाया, जो कि अधिकांशतः कैनेडी का मोनोलॉग ही साबित हुआ। उन्होंने बाद में नेहरू के साथ अपनी इस मुलाकात का मूल्यांकन अपने जीवन की सबसे खराब राजकीय यात्रा के रूप में किया। नेहरू की उम्र वाशिंगटन में खुलकर बात करने से बचने के कारण उनके युवा मेजबान के लिए बेहद निराशाजनक साबित हुई, जिन्हें नेहरू का उनकी अपनी पत्नी की तरफ ध्यान देना और उन्हें छूने से अपने हाथों को रोक पाने में विफलता भी शोभ दिलाने वाली लगी। लेकिन उनकी किसी महिला मित्र ने भारत की स्वतंत्रता के समय या बाद के भारत के भाग्य की दिशा को मोड़ने की उतनी सामर्थ्य नहीं थी जितनी कि माउंटबेटन की पत्नी एडवीना में थी। माउंटबेटन ने एक बार कहा था कि जब उनको नेहरू से कोई बात मनवानी होती थी तो वह एडवीना का प्रयोग करते थे, या किसी विषय में नेहरू की राय जाननी होती थी तो एडवीना को पूछने के लिए कहते थे। नेहरू एडवीना के भारत से जाने के बाद भी नियमित रूप से उनको पत्र लिखा करते थे और उसमें अपने मन की बात कहते थे। यहाँ तक कि चीन की अपनी यात्रा के बाद उन्होंने एडवीना को विस्तार से पत्र लिखा था और उन्होंने ये भी विस्तार पूर्वक बताया कि उनकी चीनी नेताओं से क्या बात हुई। एलेक्स वान टुंजलमैन की इंडियन समर द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द एंड ऑफ एन एम्पायर के अनुसार माउंटबेटन के कई प्रेम प्रसंग थे, जबकि एडवीना एक बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। वो खुद को व्यस्त रखती थी और उनके कई प्रेमी थे। नेहरू उनमें से एक थे। लेकिन क्या एडवीना बेहद खूबसूरत थी? शायद ही, लेकिन उनका रंग गोरा था, कुछ ऐसा जिसके आगे भूरे साहब झुक जाते थे। फ्रांसवा गोतिये ने यह लिखा, परेशानी ये नहीं है कि उन दोनों नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बीच शारीरिक संबंध थे या नहीं, परेशानी ये है कि यह प्रेम संबंध नेहरू के उस घातक आकर्षण का एक प्रतीक है जो नेहरू गोरी चमड़ी के लिए रखते थे। क्योंकि एडवीना अपनी खूबसूरती के लिए नहीं जानी जाती थी, बल्कि वे अपनी कामुकता के लिए अधिक जानी जाती थी। परेशानी ये नहीं है कि क्या माउंटबेटन जोरू के गुलाम थे या नहीं, बल्कि परेशानी ये है कि भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था या नहीं, क्योंकि नेहरू ने विभाजन और ब्रिटेन की शर्तों को स्वीकार कर अपनी कमजोरी को हावी होने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। वन लाइफ इज नॉट एनफ में नटवर सिंह क्या लिखते हैं। वर्ष 1961 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि महारानी और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिलकर परेड की सलामी लेंगे। यह एक बेतुका प्रस्ताव था। मैंने इस बारे में अपने कई सहयोगियों से बात की और सबने इसके प्रति अस्वीकृति ही प्रकट की। मैंने एस राधाकृष्णन के बेटे एस गोपाल से भी बात की और उसके बाद मुझे लगा कि लोगों के विरोध को देखते हुए नेहरू ने यह विचार को त्याग दिया। मैं सबसे अधिक चिंतित हुआ नेहरू पर माउंटबेटन के प्रभाव को देखकर, जो सचमुच उनके इशारों पर नाच रहे थे। वे माउंटबेटन की कमियों की चकाचौंध से बेखबर थे। उनकी पत्नी नेहरू के प्रेम में पड़ चुकी थी और नेहरू उनके। वर्ष 1960 के प्रारंभ में बोर्नियो में एडवीना माउंटबेटन की मृत्यु होने पर नेहरू ने संसद में उन्हें श्रद्धांजलि दी। यह अभूतपूर्व था, है ना? ये अजीब बात। प्रेमिका थी नेहरू की और श्रद्धांजलि कौन दे रहा था? देश की संसद। नेहरू ने देश को क्या अपनी जागीर समझ रखा था? अब देखिए के नटवर सिंह ने फिर आगे क्या लिखा है। के नटवर सिंह ने लिखा, मैंने एक बार नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित से पूछा कि क्या उनके भाई और एडवीना के प्रेम संबंधों की बात वास्तव में सच है। वे खुद एक दीवा थी और बातचीत में बिल्कुल बेबाक थी। उन्होंने मुझसे कहा, निश्चित रूप से है और ये उनके लिए अच्छा है। एलेक्स वान टुंजलमैन ने लिखा है, कृपया इस बात को अपने तक ही रखें, लेकिन वे और जवाहरलाल एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। माउंटबेटन ने अपनी बड़ी बेटी पैट्रिशिया को लिखा, वे वास्तव में एक दूसरे को बेहद प्रेम करते हैं और पैमी और मैं वह सब कुछ कर रहे हैं जो हम सावधानी से कर सकते हैं। और दिन के समय जवाहर और एडवीना स्ट्रॉबेरी की झाड़ियों के पीछे चले गए और शाम के समय शिमला की वादियों में गाड़ी में बैठकर घूमते दिखाई दिए। बख्तियार आगे जोड़ते हैं, उन दिनों में नेहरू और एडवीना के बीच जबरदस्त प्रेम चल रहा था और कहा जाता है कि माउंटबेटन ने भी इसके लिए मौन स्वीकृति दे रखी थी। इसके अलावा जिन्नों को पत्रों का एक छोटा सा ढेर सौंपा गया था जो एडवीना ने जवाहर को लिखे थे।
एडविना के एक पत्र में लिखा था, डिकी, जो माउंटबेटन का दूसरा नाम है, आज रात को बाहर होंगे, आप रात 10 बजे के बाद आ जाएं। एक में था, आप अपना रुमाल भूल गए और इससे पहले कि डिकी उसे देखे मैंने उसे छिपा दिया। और तीसरे में लिखा था, मेरे पास शिमला की खुशनुमा यादें हैं, सवारी और आपका छूना। संयोग से जिन्ना ने इन पत्रों का दुरुपयोग नहीं किया। 1948 में हीथ्रो में नेहरू का आधिकारिक स्वागत हुआ, लेकिन वे पहले माउंटबेटन के छोटे से फ्लैट पे पहुंच गए। एडविना के लिए आधी रात को उनका आना बेहद खुशनुमा लगा था। अगले दिन वे उन्हें ब्रैडसलैंड ले गईं और डिकी ने यह सुनिश्चित किया कि वह इस दौरान जानबूझकर गायब रहे। फरवरी 1960 को जब बोर्निया के एक इंडोनेशियाई होटल में एडविना की मृत्यु हुई तो उनके चारों ओर कई पत्र बिखरे हुए पाए गए। कहा जाता है कि वे नेहरू के प्रेम पत्र थे। नेहरू के सचिव मैक एमओ मथाई ने क्या लिखा है, यह भी सुन लीजिए। एक बात जिस पर मेरा ध्यान हमेशा जाता था वह यह था कि नेहरू जब भी लेडी माउंटबेटन के साथ में खड़े होते थे तो वे बेहद प्रसन्न प्रतीत होते थे। एक बार लंदन के इंडिया हाउस में आयोजित एक समारोह में, जिसमें एटली और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे, नेहरू और लेडी माउंटबेटन एक कोने में बैठकर बातें कर रहे थे। कृष्णा मेनन मेरी ओर आए और कहा कि लोग इस बात पर टिप्पणी कर रहे हैं और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं जाकर नेहरू से बात करूं ताकि नेहरू को एडविना से अलग किया जा सके। रुस्तम जी ने लिखा, जेएन के भीतर भी विदेशी महिलाओं से प्रभावित होने की विशिष्ट भारतीय कमजोरी थी और गोरी मेम उनकी पसंदीदा थी। असम के एक दौरे के दौरान उन्होंने मुझसे ये बात सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उन्होंने शिलांग में जिस बुके का ऑर्डर दिया था वो लंदन में लेडी माउंटबेटन तक सुरक्षित पहुंचे। अब सारी सरकारी मशीनरी इसी काम में लग गई होगी कि ये बुके ठीक से पहुंच जाए शिलांग से लंदन तक। स्टैनली वोलपार्ट ने नेहरू और एडविना को नई दिल्ली में एक साथ एक समारोह में देखा और लिखा, मैं उस शाम नेहरू को इतना अधिक खुश देखकर बहुत आश्चर्यचकित था। वह और एडविना बिल्कुल किशोर व प्रेमियों की तरह व्यवहार कर रहे थे। एक दूसरे को छूना, एक दूसरे के कानों में फुसफुसाना, हंसना, हाथों में हाथ डालना। लॉर्ड माउंटबेटन अक्सर खुद नेहरू और अपनी पत्नी के बीच के पत्राचार को प्रेम पत्र कहकर पुकारते थे और वे औरों से बेहतर जानते थे कि एडविना अपने जवाहा, वह नेहरू को प्यार से इसी नाम से बुलाती थी, को कितना पसंद करती थी। नेहरू की बेटी इंदिरा इसीलिए उनसे नफरत करती थी। तथाकथित तौर पर स्वतंत्रता के बाद नेहरू लगभग प्रतिवर्ष एडविना के साथ रहने के लिए लंदन जाते थे या फिर वो उनके साथ रहने के लिए भारत आती थी। कहा तो यह भी जाता है कि इसके अलावा लंदन में उच्चायुक्त के रूप में तैनात कृष्णा मेनन का एक और काम होता था, हवाई अड्डे पर किसी भी समय नेहरू का स्वागत करना और उन्हें गाड़ी से एडविना के एकांत में बने घर ब्रॉडलैंड्स तक लेके जाना, जहां नेहरू और एडविना अकेलेपन का पूरा लाभ उठाते थे। स्टैनली वॉलपार्ट ने लिखा, नेहरू एक बार फिर लंदन के लिए वायुयान से चले। कृष्णा मेनन हमेशा की तरह रोल्स रॉयस लेकर हवाई अड्डे के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे और वे आधी रात से पहले उन्हें लेकर एडविना के घर पहुंच गए। इंदिरा उस माउंटबेटन महिला के प्रति नेहरू की दीवानगी को लेकर बहुत दुखी थी। जवाहर ने इस बारे में एडविना से बात करने की कोशिश की कि वे डिक्की के घर वापस जाने, जो वो 21 जून 1948 में गए थे, के बाद उनके साथ रहे, क्योंकि तब तक उसे पता चल चुका था कि उनका हृदय सिर्फ उसके लिए धड़कता है। निश्चित रूप से माउंटबेटन को भी इस बात का पता था कि ये दोनों प्रेमी हैं, जैसा कि उनके बाकी सभी मित्रों को पता था। एडविना की बहन मैरी इसके लिए नेहरू से नफरत करती थी और इसके बावजूद वह उसे चाहता था, उसे उसकी ज़रूरत थी और वह उसके आगे याचना करता था। एमजे अकबर कभी टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे। रूसी मोदी और नेहरू की नैनीताल में हुई एक मुलाकात के बारे में लिखते हैं, जहां पर नेहरू अपने पिता और यूपी के राज्यपाल सर होमी मोदी के साथ ठहरे हुए थे। सर होमी समय के बेहद पाबंद थे और घड़ी के 8 बजते ही उन्होंने अपने बेटे को प्रधानमंत्री के कमरे में जाकर उन्हें यह बताने के लिए कहा कि रात्रि भोज तैयार है। रूसी मोदी उनके कमरे की तरफ बढ़े। दरवाज़ा खोला तो जवाहरलाल और एडविना को आलिंगन की स्थिति में पाया। रूसी मोदी को देखते ही जवाहरलाल बुरी तरह से घबरा गए। रूसी ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और बाहर चले गए। लेखक फिलिप जिगलर ने कहा कि माउंटबेटन ने अपनी पत्नी और नेहरू के बीच प्रेम संबंधों को प्रोत्साहित किया इस हद तक। आइए सुनते हैं खुशवंत सिंह के विचार। खुशवंत सिंह लंदन की यात्रा, जो कि कॉमनवेल्थ मीटिंग के संदर्भ में हुई थी, और इस यात्रा के दौरान वो उनके पीआरओ थे। नेहरू और एडविना के संबंधों के बारे में क्या लिखते हैं वो,
अगली सुबह जब मैं कार्यालय पहुंचा तो मैंने अपनी मेज पर मेनन का एक नोट पड़ा देखा, जिसमें मुझसे तुरंत मिलने के लिए कहा गया था। यह देखने के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है, मैंने अखबारों की सुर्खियों पर एक नज़र डाली। डेली हेराल्ड ने नेहरू की एक बड़ी तस्वीर छापी थी, जिसमें लेडी माउंटबेटन उनके लिए नाइट ड्रेस में दरवाज़ा खोल रही थी और कैप्शन में लिखा था, लेडी माउंटबेटन का मिडनाइट विजिटर। इसने अपने पाठकों को यह भी सूचित किया कि लॉर्ड माउंटबेटन उस दिन लंदन में नहीं थे। लेडी एडविना के साथ हमारे प्रधानमंत्री के संबंधों ने स्कैंडल का रूप धारण कर लिया। हेराल्ड के फोटोग्राफर ने उन्हें पकड़ने का जोखिम उठाया था। अगर वह दोनों अपराध करते हुए नहीं तो कम से कम इसकी तैयारी करते हुए जरूर पकड़े गए थे। उसे अपना स्कूप मिल गया था और जब मैं मेनन से मिलने गया तो मुझ पर चिल्लाया, क्या तुमने द हेराल्ड देखा है? प्रधानमंत्री तुमसे बहुत नाराज हैं। मैंने निवेदन किया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि पंडित जी अपने एक होटल जाने के बजाय माउंटबेटन के घर चले जाएंगे? नेहरू के वापस भारत आने से 2 शाम पहले उन्होंने लेडी माउंटबेटन को सोहो के एक ग्रीक रेस्तरां में 2 लोगों के लिए एक एकांत में रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। रेस्तरां के मालिक ने उन्हें पहचान लिया और अपने रेस्तरां के प्रचार के लिए प्रेस फोटोग्राफर को बुला लिया। अगली सुबह के अखबारों में दोनों की एक दूसरे के करीब बैठे हुए तस्वीरें छपी। मुझे पता था कि मैं फिर से मुसीबत में हूँ। मैं कार्यालय पहुँचा तो मुझे अपनी मेज पर मेनन का एक नोट मिला, जिसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री मुझसे तुरंत मिलना चाहते हैं। मैं क्लैरिजेस होटल पहुँचा और मथाई को अपने बारे में बताया। उन्होंने यंत्रवत कहा, अंदर जाओ। तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपको कोई अंदाज़ा है मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? कहते, कोई नहीं, वह तुम्हें खुद ही बताएंगे। मैंने धीरे से प्रधानमंत्री का दरवाज़ा खटखटाया और अंदर चला गया। वो कुछ फाइलों को देखने में व्यस्त थे। हाँ, उन्होंने सिर उठाते हुए पूछा। मैंने कहा, सर आपने मुझे बुलवाया है? उन्होंने कहा, मैंने किसी को नहीं बुलवाया, आप कौन हैं? मैंने कहा, सर मैं लंदन में आपका पीआरओ हूँ। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, प्रचार के बारे में आपकी सोच बड़ी अजीब है। ये सब चीज़ें क्या बताती हैं? इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस तरह का व्यवहार क्या दर्शाता है? एक आदमी की हवस देश के हितों पर कितनी भारी पड़ती है। देश पैसा खर्च कर रहा था। एक लोकतांत्रिक देश के आप प्रधानमंत्री हो, ना कि एक महाराजा। पर लेकिन नेहरू व्यवहार किस तरह से कर रहे थे? एक महाराजा की तरह। देश एक एक्सट्रीम गरीबी से उस समय गुजर रहा था और आप लंदन में सरकारी काम से गए थे, ना कि छुट्टी मनाने के लिए। एक दिन पूरा तो उन्होंने शॉपिंग करने में बिताया, जिसमें किताबें खरीदने से लेकर घड़ियां खरीदना तक शामिल है, और अगला दिन एडविना के साथ रोमांस करने में। सन 1960 में एडविना की मृत्यु हो गई और एडविना को उनकी मर्जी के मुताबिक समुद्र में दफनाया गया था। समुद्र में उनके शव को ले जाने वाले ब्रिटिश युद्धपोत वेकफुल के साथ गया था भारतीय युद्धपोत त्रिशूल। नेहरू ने उन्हें इतनी इज्जत बख्शी थी। भारत देश का लेडी माउंटबेटन से क्या लेना देना था? क्या वो ब्रिटेन में किसी संवैधानिक पद पर थी? इसका स्पष्ट उत्तर नहीं में। संबंध नेहरू के और उसकी कीमत चुका रहा था उस समय का गरीब भारत। ये स्पष्ट रूप से सत्ता के दुरुपयोग के मामला था, लेकिन नेहरू इस तरह के काम हमेशा करते रहते थे। और क्या देश के लोगों को लेक्चर देते थे कि भारत गरीब इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं। चलिए खैर, मुद्दे पे आते हैं। इस घटना की पुष्टि के लिए देखें कि इस बारे में माउंटबेटन की पुत्री लेडी पामेला हिक्स ने क्या कहा था। 1960 में एडविना की मृत्यु पर उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें समुद्र में दफनाया गया था। शोक संतप्त परिवार द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वहां से वापस जाने के बाद भारतीय युद्धपोत त्रिशूल ने चुपचाप हमारा स्थान ले लिया और पंडित जी के निर्देश पे लहरों पर गेंदे के फूल बिखेरे गए। अपनी प्रेयसी की मृत्यु के बाद उनके व्यवहार की तुलना कीजिए उनके सबसे निकट सहयोगी, जिनकी कृपा से वो प्रधानमंत्री बने थे, सरदार पटेल की मृत्यु पर उनका व्यवहार से। सरदार पटेल और वीपी मेनन दोनों के बेहद करीबी रहे आईएएस अधिकारी MKK नायर ने अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ एन इरा टोल्ड विदाउट इल विल में लिखा, नेहरू ने पटेल के खिलाफ व्यक्तिगत शत्रुता का रवैया अपनाए रखा। अगर नेहरू व्यक्तिगत शत्रुता नहीं रखे होते तो वो पटेल की मृत्यु के 2 दिन बाद ऐसे काम नहीं करते जो उन्होंने किए।
उन्होंने गृह मंत्रालय को 2 आदेश जारी किए और वे दोनों ही वीपी मेनन की मेज पे आए। पहला यह था कि पटेल द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कैडिलक कार को अगली सुबह विदेश मंत्रालय को लौटा दिया जाए। पटेल की मृत्यु बंबई में हुई थी और नेहरू के दूसरे मेमो में यह कहा गया कि जो अधिकारी पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं वो अपने व्यक्तिगत खर्चे से ऐसा करें। वीपी मेनन ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया और नेहरू के आदेश के बारे में बताए बिना पूछा कि उनमें से कौन कौन अंतिम संस्कार में शामिल होने का इच्छुक है। करीब 1 दर्जन अधिकारियों ने हामी भरी और उन्होंने उनके हवाई टिकट अपनी जेब से खरीदे। जब नेहरू को इस बात का पता चला तो वो बहुत अधिक नाराज हुआ। एडविना के साथ नेहरू के पत्राचार में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे भी शामिल हैं, क्योंकि वो अपनी सोच को पूरी तरह से एडविना के साथ साझा करते थे। इसी वजह से वे पत्र ऐतिहासिक महत्व के हैं और सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं है जिनका कोई महत्व ना हो। इसके बावजूद उन्हें एक्सक्लूसिवली राजवंश की निजी संपत्ति के रूप में देखा जाता है और उन्हें एक रहस्य बनाकर ही रखा गया है। वालपर्ट ने अपनी पुस्तक नेहरू ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की प्रस्तावना में उल्लेख किया है कि उन्होंने उन पत्रों को हासिल करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। यह देखते हुए कि वे दोनों वयस्क थे, इसके व्यक्तिगत कोण पर किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या ऐसे किसी संबंध के परिणाम स्वरूप नेहरू या भारत के राजनीतिक हितों से समझौता हो सकता था? एडविना माउंटबेटन, जिनके नेहरू के साथ संबंधों को लेकर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, हो सकता है कि उन्होंने ही माउंटबेटन के कहने पर नेहरू को कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने को राजी किया हो, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। नेहरू के पक्ष में रहने वाले मौलाना आज़ाद ने अपनी आत्मकथा में इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि कैसे नेहरू जैसा एक व्यक्ति माउंटबेटन के शिकंजे में था। वे नेहरू के दूसरों की बातों में आ जाने की कमजोरी का उल्लेख करते हैं और उन्हें भी लगता है कि कहीं लेडी माउंटबेटन का कारक जिम्मेदार तो नहीं था। कहा जाता है कि माउंटबेटन ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने नेहरू के मन में क्या चल रहा है यह जानने के लिए, और जब वे अपनी बात को मनवाने में नाकाम रहते थे तो उस बात को मनवाने के लिए अपनी पत्नी एडविना का इस्तेमाल किया। जिन बातों की चर्चा मैंने अभी तक की है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि नेहरू और एडविना के संबंधों की गहराई के बारे में कोई संदेह रह जाता है। अब मुद्दा यह है कि क्या इन संबंधों के कारण उनके कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहते हुए या प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भारत के लिए लिए गए फैसलों से देश के हितों के साथ कोई समझौता किया गया था? माउंटबेटन अपनी पत्नी के साथ 21 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार के वायसराय बनकर भारत आए थे और 15 अगस्त 1947 तक तो वो वायसराय रहे और उसके बाद नेहरू के कहने पर ही उन्हें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और नेहरू के दबाव में ही उनको बाद में देश की रक्षा मामलों की समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। इस पद पर वो 21 जून 1948 तक रहे थे। उस समय नेहरू ने कई ऐसे फैसले लिए कि जो कि भारतीय हितों के प्रतिकूल थे। ये वो समय था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। रियासतों के विलय के दौरान बाकी रियासतों के विलय में तो माउंटबेटन ने पटेल के साथ ठीक समन्वय बनाया था, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं जिनके विलय के दौरान उनकी भूमिका निश्चित रूप से संदिग्ध थी। ये रियासतें थीं जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। इन सभी रियासतों के विलय के दौरान नेहरू हमेशा ही माउंटबेटन की हाँ में हाँ मिलाते रहे। इसके अलावा भारत का विभाजन, कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह, कश्मीर में पाकिस्तान के साथ बिना सारी ज़मीन वापस लिए हुए युद्ध विराम की घोषणा और कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना इत्यादि ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में हमेशा से ही संदेह रहा है कि इन सब के पीछे माउंटबेटन का हाथ था। उसके पीछे क्या एडविना और नेहरू के संबंध काम कर रहे थे? नेहरू और एडविना के प्रेम संबंधों की देश ने क्या कीमत चुकाई? ये केवल नेहरू और एडविना के उन पत्रों से ही साबित हो सकता है जो कि नेहरू ने एडविना को लिखे थे, और वो इस समय एडविना के परिवार की धरोहर है और उनका परिवार और ब्रिटिश सरकार दोनों ही ये नहीं चाहते कि ये पत्र सार्वजनिक हो। इस अंक में इतना ही। ये अंक आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट अवश्य करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।